सोनल साबू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 11 विच इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और अगर मैं आपके कोर्स करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या आपके करियर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। Once you done your CMA, once you complete your CMA, and after that you want to do a job, or you may go to practice, or you want to do a business, whatever it is, जो भी जिस भी करियर एवेन्यू को आप चूज करते हैं, जिस भी करियर प्रोस्पेक्ट को आप चूज करते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर एक ऐसा पेपर है जो हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। आप जॉब में जाएंगे तभी भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल हो सकता है, आप बिजनेस करें या आप प्रैक्टिस करें, हर जगह पे अपनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत फोकस से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है और अपनी डेली लाइफ में भी इसको इनकॉर्पोरेट आप जब कर सकते हैं। आप डे टू डे एक्टिविटी में भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 ग्रुप 2 दैट इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि भाई हम ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या चीजें कवर करेंगे, कौन से लॉज को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अपना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ने वाले हैं, एंड पढ़ने वाले हैं कस्टम लॉज पढ़ने वाले हैं। दो लॉ हम पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पढ़ेंगे और कस्टम लॉ को हम पढ़ेंगे। एज फार एज वेटेज इज कंसर्न, हम अगर वेटेज की बात करें तो आप देखिए कि हमारा जो जीएसटी का वेटेज है वो 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स फॉर जीएसटी एंड 20 मार्क्स इज बाइफर्गेटेड फॉर कस्टम लॉ। तो 80:20 का रेशो है, 80 नंबर जीएसटी के लिए, 20 नंबर कस्टम लॉ के लिए। इसके बाद मैं थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ कि किस हिसाब से आपका पेपर आएगा, क्या पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट अभी तक कंटिन्यू करता आया है अपार्ट फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, क्योंकि इस अटेम्प्ट में कोविड के कारण इंस्टीट्यूट के लिए पेपर अटेम्प्ट करना भी एक चैलेंज था। तो इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रखा था। इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अगर हम सेट अपार्ट रखें तो अभी तक इंस्टीट्यूट का क्या ट्रेंड रहा है, सीएमए इंस्टीट्यूट किस तरीके से पेपर को देता है, किस तरीके से पेपर को बाइफरगेट करता है, वो हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि जीएसटी का जो आपका पेपर है, कस्टम का जो पेपर है, आईडीटी का जो पेपर है, जीएसटी और कस्टम मिला के हम बोलेंगे आईडीटी का पेपर है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, है ना, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। एक हिस्सा रहेगा सेक्शन 1 और दूसरा हिस्सा रहेगा सेक्शन 2। ये जो सेक्शन 1 है ये जीएसटी के लिए है और जो सेक्शन 2 है वो कस्टम के लिए है। इस सेक्शन 1 में 2 हिस्से रहेंगे, पहले पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है एंड दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन। ये कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स आपका कंपलसरी क्वेश्चन को दिए हैं और इस कंपलसरी क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल अप एंड मैचिंग, 5 मार्क्स ईच। 5 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे, इसी तरीके से फिलअप्स मिलेंगे और मैचिंग मिलेगा। कंपलसरी क्वेश्चन है। पार्ट बी, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क, हर क्वेश्चन 15 मार्क कैरी करेगा। एंड आपको बहुत अच्छी बात है कि इसमें से इन 6 क्वेश्चंस में से एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एनी 4। तो इनफ चॉइस मिलती है। अगर हम जीएसटी की बात करें, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दें तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें केवल 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चन की चॉइस है। इनफ चॉइस है, गुड चॉइस है। तो ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पैटर्न इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया हुआ है। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 कस्टम के लिए है और इसे पार्ट सी एंड पार्ट डी अगेन 2 हिस्सों में बांटा है। पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। अगेन इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन और इट विल कैरी 5 मार्क्स। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं
और कंपलसरी है, चॉइस नहीं मिलेगी इसमें, आपको पांचों ही करने रहेंगे। पार्ट डी में मुझे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, राइट। पार्ट डी में मुझे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये क्वेश्चन नंबर 10 मुझे मिलेगा। और देखिए इसमें से मुझे एक क्वेश्चन करना है, एनी वन, एक ही क्वेश्चन मुझे करने को दिया जाए, करने का ऑप्शन है मेरे पास, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी 15 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी 15 मार्क है, और एक क्वेश्चन मुझे उनमें से 15 मार्क्स का करना पड़ेगा। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर की बात करें तो इट इज अ स्कोरिंग, क्योंकि इनफ चॉइस आपको पेपर में इंस्टीट्यूट ने दी है। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं ये बात करूं कि अब जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पढ़ते हैं। वेटेज इसका ज्यादा है और सिलेबस भी कस्टम के अगर हम कंपैरिजन में लें तो थोड़ा सा लंबा है जीएसटी का पेपर, जीएसटी वाला कंटेंट। तो सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को स्टार्ट करेंगे। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्यों इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बोलूंगी कि भाई जीएसटी शुरू करने से पहले 2 मिनट हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। ये मार्क्स बाइफर्गेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि भाई हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ने का बेस क्या रहेगा। पढ़ने का बेस ये रहेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा कोर्स करिकुलम डिजाइन किया हुआ है सीएमए इंटर लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर के लिए। तो जो हमारा बेस है वो रहेगा हमारा ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल। तो हमारा बेस रहेगा वो ICMAI का स्टडी मटेरियल रहेगा। ये स्टडी मटेरियल हम क्यों फॉलो करने वाले हैं, क्यों फॉलो करते हैं हम कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं। यानी अगर हम किसी लॉ की बात करें तो बहुत सारी चीजें किसी भी लॉ में होती है, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो सीएमए इंटर के लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए ICMAI ने कवर किया हुआ है अपने स्टडी मटेरियल में। तो हम कवर करेंगे अपने ICMAI के स्टडी मटेरियल के कंटेंट को। इसी कंटेंट के ऊपर बेस्ड आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे, ग्रुप कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के DCC के आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे, विच इज कंपाइल्ड बाय मी। बेस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही है, यानी स्टडी मटेरियल का 100% कवरेज इन नोट्स में आपको मिलेगा। कोई चैप्टर, कोई कंटेंट हम यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। साथ में आपके जब हम क्लास में इन प्रिंटेड नोट्स को कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। साथ में हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, जो जो जिस टॉपिक से रिलेटेड है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन क्यों करने होते हैं हमें। फर्स्ट थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए, बहुत जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो क्वेश्चन से आती है, साथ में प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन करने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हमें मिलती है और हमारी प्रैक्टिस भी होती है। तो प्रिंटेड नोट्स से हम पढ़ेंगे, साथ में हम स्टडी मटेरियल का हर क्वेश्चन करेंगे आपके रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड। ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। अब जब हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, इसके साथ आपके रेगुलर टेस्ट रहेंगे, ताकि साथ साथ आपका रिवीजन होता चला जाए। एंड वन मोर थिंग, जब भी किसी सब्जेक्ट को कवर करवाती हूं तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूं कि देखो बेटा, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ये आप
R4 फॉर्मूला फॉलो करो। क्या फॉलो करो? R4 फॉर्मूला। क्या है ये R4 फॉर्मूला? बड़े काम की चीज है। क्या है R4? R4 इज रीड, रिपीट, रेफर। इट्स अ रीड रिपीट रेफर फॉर्मूला। पर ये तो केवल आर क्यूब हुए मैम, भाई R4 बोल रहे हो, ये तो आर क्यूब ही हुए। R4 का नंबर, फोर्थ नंबर का चांस बाद में आएगा, सबसे पहले इन तीन पे बात कर लूं। रीड मतलब क्लास में बहुत प्रॉपर अटेंशन के साथ, बहुत प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपको बैठना है, हर चीज को अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए, डाउट कैरी नहीं करना है। आप 2 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, पूछिए, डाउट कैरी नहीं करना है। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको डाउट आए ही नहीं, और जैसे जैसे हम पढ़ाएं हर चीज आपको क्लियर होती चले जाए। बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क। जब पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद टाइम टू टाइम उसे रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूली बिसरी यादें होती चली जाएंगी, वैसा नहीं करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद उसको रेफर करना है। रीड करेंगे तभी रिवाइज कर पाएंगे, और अगर रिवाइज करेंगे तभी एग्जाम में रेफर कर पाएंगे। और अगर रीड नहीं किया, रिपीट नहीं किया, रेफर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर रायता फैल जाएगा। रायता फैल जाएगा मतलब फिर क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा। तो ये R4 फॉर्मूला, रीड रिपीट रेफर, यानी फोर्थ नंबर पे तो पहुंचना ही नहीं है, आर क्यूब ही ध्यान में रखिए। अगर आर क्यूब नहीं किया तो R4 हो जाएगा। तो हमें रायता नहीं फैलाना है, हमें रीड करना है, रिपीट करना है, रेफर करना है, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये तो हुई आपके एग्जाम से रिलेवेंट बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते हुए सबसे पहले अब हम नीड ऑफ जीएसटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी इंडिया में जीएसटी को लाने की। आई थिंक जीएसटी के बारे में सबने सुना ना। जीएसटी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन था हमारे इंडिया में, जिसे कि बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और जब इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो बिल्कुल हर छोटे बच्चे को भी पता लग गया कि भाई इंडिया में जीएसटी आया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्यों जीएसटी की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी जीएसटी की एंड ऑल। उसके पहले बहुत थोड़ी बेसिक बातें हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में हमारी एक गवर्नमेंट होती है जो कि कंट्री को चलाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए होता है? बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स में बहुत सारे पर्पसेस के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए सरकार को फंड चाहिए होते हैं। अब ये पैसा सरकार के पास आएगा कहां से? देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ फंड, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक फाइन, पेनल्टी, डोनेशन, चार्जेस, फीस, टैक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सब सोर्सेज में जो सबसे प्रोमिनेंट सोर्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है सरकार के पास पैसा इकट्ठा करने का, वो सोर्स है टैक्सेस। वो सोर्सेज है टैक्सेस। गवर्नमेंट को टैक्सेस से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न होती है। तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन लॉस के ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, ठीक, क्योंकि दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ फंड, ये सरकार का फंडिंग का मेन सोर्स है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करें कि भाई ये टैक्स मेन सोर्स तो है, लेकिन ये टैक्स है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? तो अगर मैं आपको टैक्स शब्द को समझाऊं तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे 2 बातें कहूंगी कि इंडिया में जब मैं टैक्स को डिफाइन करूंगी तो मैं बोलूंगी कि ये जो टैक्स है दैट इज अ कंपल्सरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी। टैक्स क्या है? इट इज अ कंपल्सरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी। एक्सट्रॉशन का मतलब होता है वसूली, है ना? एक्सट्रॉशन का मतलब होता है वसूली। कंपल्सरी तरीके से की गई पैसे की वसूली को टैक्स कहते हैं। अगर कंपल्सरी तरीके से की गई पैसे की वसूली को टैक्स कहते हैं, मतलब देना ही देना है, तो फिर तो हफ्ता वसूली भी टैक्स है।
क्योंकि वो भी देना ही पड़ता है, वहां भी कहाँ चॉइस होती है कि न दे। हफ्ता वसूली टैक्स नहीं है, क्योंकि हफ्ता वसूली कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी तो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे लॉ का बैकअप नहीं होता। बट टैक्स, टैक्स कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत की गई कंपलसरी पैसे की वसूली को टैक्स कहा जाता है। ठीक है, और कैसे समझे टैक्स को, या फिर कह सकते हैं इट इज अ एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किया गया एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, कुछ ऐसा पैसा है जो कि गवर्नमेंट को आपको देना ही पड़ेगा। अगेन लॉ का बैकअप अंडर एनी लॉ। तो किसी भी कंपलसरी तरीके से की गई पैसे की वसूली कानून के दायरे में रह के, या इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, उसको हम इंडिया में टैक्स कह सकते हैं। अब इंडिया में हम उसे टैक्स तो कह सकते हैं, लेकिन ये टैक्स इंडिया में लगाता कौन है और कौन ऐसा है जो कि इंडिया में हमसे टैक्स वसूल करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में अगर हम टैक्सेशन लॉ की बात करें, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हमारा, जैसे आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करती है या स्टेट गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इंडिया में मनमर्जी है कि भाई आज मन किया तो ये वाला टैक्स लगा दिया, कल मन किया तो वो वाला टैक्स लगा दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए टैक्स की वसूली करते हैं या हम पे कोई टैक्स लगाते हैं। यानी भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर कौन देता है? भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर कौन देता है? पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम है, इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉज, ये सब कानूनों की मम्मी है, इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है किसी कानून को बनाने की और किसी कानून के तहत टैक्स को लेवी करने की। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर समझते हैं इसके लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिन हिस्सों में बटा होता है उन्हें आर्टिकल कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। जब तक कानून अथॉरिटी न दे दे तब तक इंडिया में ना तो कोई टैक्स लेवी किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, जब कानून पावर दे देगा तभी इंडिया में कोई टैक्स लेवी किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा। अगला सवाल, अगर कानून को ही पावर देनी है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर तो कानून बनाने वाली भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, तो वो तो खुद ही अपना कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत टैक्स लगाएंगे। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाएगी तो कौन सा कानून उन्हें बनाना है और उस कानून के तहत कौन सा टैक्स लगाना है, ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है ना, आर्टिकल 246 ये कहता है कि इंडिया में किसी भी लॉ को इनेक्ट करने की, किसी भी लॉ को इनेक्ट करने की मतलब कानून को बनाने की, और उस कानून के तहत टैक्स को लेवी करने के लिए मैनर शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशनल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक टेबल बनी हुई है, और ये टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को तरीका बताती है कि कौन सा कानून तुम बनाओगे और कौन से कानून के तहत टैक्स लगाओगे। ये तरीका कौन बताता है? शेड्यूल 7। तो मैं कहती हूं कि ये जो शेड्यूल 7 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का पावर बैंक है। क्यों है पावर बैंक? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही पावर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये जो शेड्यूल 7 है यही पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई ये वाला कानून तुम बना लेना, ये वाला कानून तुम बना लेना, ये इस कानून के तहत टैक्स तुम लगाना या इस कानून के तहत तो टैक्स तुम लगाना। तो ये क्या है शेड्यूल 7? आप देखिए शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 जो है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 3 हिस्सों में बटी हुई है शेड्यूल 7। यूनियन लिस्ट को हम लिस्ट 1 के नाम से भी जानते हैं। लिस्ट 1 में जो भी मैटर्स होंगे, लिस्ट 1 में जो भी मुद्दे होंगे, उनके ऊपर कानून बनाने की और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्सक्लूसिव पावर मतलब किसी और का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन लिस्ट में दिए गए मैटर्स के ऊपर कानून बनाने की और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की। दूसरे नंबर पे आती है स्टेट लिस्ट, जिसे कहा जाता है लिस्ट 2, और लिस्ट 2 में जो मैटर्स आएंगे उनके ऊपर कानून बनाने की और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की एक्सक्लूसिव पावर है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब लिस्ट 1 में एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है यूनियन लिस्ट में, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव परव्यू में आते हैं? एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी जो है वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट का एग्जांपल आपको देती हूं, स्टैम्प ड्यूटी। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज होती है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, इस बारे में कानून बनाने की और स्टैम्प ड्यूटी लेवी करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की। तीसरी लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट बोलती है हम साथ साथ हैं, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके ऊपर कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है और इसे जाना जाता है लिस्ट 3 के नाम। लिस्ट 3, और यहाँ पे कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर, कानून बनाने की पावर लिस्ट 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें टैक्सेशन लॉज नहीं आते। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं होते। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कानूनों की बात की जाएगी जहां पर टैक्स लेवी नहीं किया जाता। लाइक फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट इनकम, ये ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लेवी नहीं होते हैं। तो इन मैटर्स से रिलेटेड कानून बनाने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है। तो शेड्यूल 7 के आ जाने से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स का बाइफर्गेशन है। यानी जो मैटर यूनियन लिस्ट में है सेंट्रल तुम्हारे हैं, जो मैटर स्टेट लिस्ट में है स्टेट तुम्हारे हैं। दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। और ये क्लैरिटी किसने दी? ये क्लैरिटी दी है शेड्यूल 7 ने। तो शेड्यूल 7 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये तो हुआ इंडिया में टैक्सेशन की बात। अब जब हम ये कहते हैं कि कुछ कानून सेंट्रल बनाएगा, कुछ कानून स्टेट बनाएगा, कुछ कानून दोनों मिलके बनाएंगे, कुछ जगह पे स्टेट टैक्स लगाएगा, कुछ जगह पे सेंट्रल टैक्स। तो इंडिया में ये टैक्सेशन लॉस को एडमिनिस्टर करने के लिए बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये 2 तरीके के टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट करता है। एक होता है
डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। थोड़ा सा हम टाइप ऑफ टैक्सेस की बात करें, दो तरीके के टैक्स इंडिया में लगते हैं, एक तो लगेगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है व्हेन incidence and levy of taxes on the same person। जब टैक्स का इंसिडेंस एंड लेवी, है ना, जब टैक्स का इंसिडेंस एंड लेवी सेम पर्सन के ऊपर होता है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस एंड लेवी सेम पर्सन के ऊपर होता है, मतलब कुछ ऐसे समझे कि जैसे आपने कभी देखा है कि भाई मान लीजिए कि सेल लगी हुई है समोसों पे, 10 के 2 समोसे मिल रहे हैं, लगे हाथ 10 के 2 समोसे मिल रहे हैं तो चलो खा लिए जाए। मैंने एक समोसा खाया और मिस्टर बबलू ने 10 समोसे खाए, पेट किसका दुखेगा? जिसने एक समोसा खाया या जिसने 10 समोसे खाए? ऑब्वियसली जिसने 10 समोसे खाए, पेट तो उसी का दुखेगा। तो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करता है। जिसने ज्यादा समोसे खाए पेट दर्द भी ठीक हो। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा, जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा, और जिसने ज्यादा इनकम कमाई टैक्स उसी को देना पड़ेगा। जिसने ज्यादा इनकम कमाई टैक्स उसी को देना पड़ेगा, यही डायरेक्ट टैक्स है। और जब कमाई बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ये टैक्स कैसा है? प्रोग्रेसिव नेचर का है। यानी अगर आज मैं आई एम अर्निंग समथिंग, मैं अर्न कर रही हूं, तो टैक्स मुझी को देना है, तो मैं बोलूंगी कि टैक्स की लेवी भी मुझ पे है और बर्डन भी मुझी पे है, क्योंकि मुझे मेरी पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स देना है। और जैसे जैसे मेरी कमाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा टैक्स भी बढ़ेगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इज ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? क्या गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता? नहीं, को तो तब भी देना पड़ता है, लेकिन तरीका बदल जाता है। तरीका कैसे बदल जाता है? बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज अ टैक्स व्हेन इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन वन पर्सन बट burden can be shifted to another person। जब टैक्स का बर्डन किसी एक व्यक्ति पे, लेकिन इंसिडेंस किसी दूसरे व्यक्ति पे, यानी किसी एक व्यक्ति पे टैक्स की लेवेबिलिटी हुई और बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ा। मतलब कुछ ऐसा चांटा लगा सीता को बट दर्द हुआ गीता को। ऐसा कैसे? चांटा लगा सीता को, दर्द हुआ गीता को? भाई जिसको चांटा लगता है दर्द तो उसी को होता है। नहीं 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 नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक रेस्टोरेंट है और हमारे रेस्टोरेंट का नाम है चटका मटका। हमारे रेस्टोरेंट का नाम है चटका मटका, और चटका मटका के कस्टमर हैं रेस्टोरेंट,
और चटका मटका के कस्टमर हैं मिस्टर बबलू। अब जो मिस्टर बबलू है ना, ये छोले भटूरे के बाय हार्ट फैन है, मतलब कभी भी खिला दो इनको 24 घंटों में हमेशा तैयार है। तो ये गए चटका मटका, और चटका मटका के मेन्यू कार्ड में लिखा था छोले भटूरे 1 प्लेट 100 रुपए, और यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे लिखा था 5% टैक्सेस एक्स्ट्रा, ऐसा लिखा हुआ। बबलू की नजर नीचे 5% एक्स्ट्रा पे तो गई नहीं, उन्होंने छोले भटूरे ऑर्डर किए, मजे से खाए, और जब बाद में बिल आया तो बिल था 105 रुपए का। बिल कैसा था, लिखा था 100 रुपए छोले भटूरे और 5 रुपए टैक्स, हो गया 105। बबलू ने जैसे ही बिल देखा, बबलू तो आग बबूला हो गए, बोले ये तो धोखा है, ये तो चीटिंग है, आपने मेन्यू कार्ड पे लिखा था 100 रुपए, अब आप बिल लेके आ रहे हो 105 रुपए, आप तो लोगों को लूटते हो, ऐसा है वैसा है, बहुत शोर मचाने लगे। शोर मचाने लगे तो यहाँ पर खड़े थे इसके रेस्टोरेंट के मैनेजर साहब गए बबलू के पास, बोले बोलिए सर क्या हुआ। बोले ये चीटिंग है, ये क्या लगा रखा है, आप कस्टमर्स को चीट करते हो, लिखा था छोले भटूरे 100 रुपए, अब बिल लेके आ गए 105 रुपए, कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे थोड़ी चलता है, नहीं नहीं मैं नहीं मानता। इनको समझाया रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मिस्टर बबलू को कि देखिए भाई साहब, ये जो आपसे 5 रुपए टैक्सेस लिए जा रहे हैं ना, ये हमने मेन्यू कार्ड में सबसे नीचे लिख दिया था कि ये जो वैल्यू है इसके अलावा आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे। तो बोले मैं किस बात का टैक्स दूं, आप कमा रहे हो आप टैक्स दो। मैनेजर ने समझाया भाई साहब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो हम टैक्स दें। बबलू ने जब फिर कैसा टैक्स है, बोले ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बोला मतलब क्या मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, बोल मैनेजर ने बोला मतलब कमाऊंगा मैं और टैक्स दोगे तुम। बबलू ने बोला ये कोई तरीका है, मैं क्यों टैक्स दूंगा, तुम कमाते हो तुम टैक्स दो। बोले नहीं बबलू, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स का इंसिडेंस किसी एक व्यक्ति पे होता है, लेकिन बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे होता है। जैसे गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स को बोला है पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट को बोला है पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने टैक्स की लेवी किस पे की है, रेस्टोरेंट पे की है। लेकिन रेस्टोरेंट ने अपना ये बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। यानी रेस्टोरेंट को जो 5 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना है, वो 5 रुपए का टैक्स रेस्टोरेंट ओनर किससे वसूल करता है, कस्टमर से वसूल करता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स की लेवी हो रही है रेस्टोरेंट को, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किसको बेयर करना पड़ रहा है, कस्टमर को। इसीलिए हम कहते हैं चांटा पड़ा सीता को दर्द हुआ गीता को, यानी जो टैक्स दे रहा है दर्द उसे नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी पॉकेट से टैक्स नहीं जा रहा। किसकी पॉकेट से टैक्स जा रहा है, कस्टमर की पॉकेट से जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की पॉकेट से टैक्स जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और ये कैसे नेचर का होता है, रिग्रेसिव नेचर का। यहाँ पे कमाई बढ़ने के साथ टैक्स नहीं बढ़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति की कमाई बढ़ रही है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बर्डन वो बेयर करता ही नहीं है, बर्डन तो कोई दूसरा, कोई एंड कंज्यूमर बेयर करता है। तो ये इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर। आई थिंक यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी कि क्या डायरेक्ट टैक्स है और क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा पेपर ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो हम केवल और केवल किसकी बात करने वाले हैं, हम इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, हम किसकी बात करने वाले हैं, हम केवल इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात
हमारे कोर्स में दो तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएसटी एंड कस्टम लॉ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अब हमें समझना है कि ये होता क्या है। हमने अभी तक ये समझा कि इंडिया में टैक्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। उस इनडायरेक्ट टैक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने सुना होगा कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में इसे लॉन्च किया गया था। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजाकर इंडिया में जीएसटी को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजा के किसी लॉ को लॉन्च करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, क्योंकि इसके पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजाकर 3 अनाउंसमेंट हुए थे। सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जब इंडिया के इंडिपेंडेंस को 25 साल हो गए, तीसरी बार जब इंडिया की इंडिपेंडेंस को 50 साल हो गए, और फोर्थ टाइम जब इंडिया में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लॉन्च किया गया। ठीक, और इसे बोला गया इट इज अ वन वन। क्यों कहा गया इसे वन नेशन वन? इसलिए कहा गया क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले इंडिया में मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। बहुत बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में होते थे जीएसटी को लॉन्च करने से पहले। ठीक है, और इंडिया में जीएसटी को लाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि यहाँ के इन मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम रिमूव करना चाहते थे, हम खत्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कौन बियर करता है? कस्टमर बियर करता है, हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स बियर करते हैं। तो गवर्नमेंट इन मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को बर्डन को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कस्टमर के ऊपर इतना बड़ा होता है कि कस्टमर को समझ में ही नहीं आता था कि कस्टमर कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जीएसटी लॉ आने से पहले कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। ठीक, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे सर्विस टैक्स हुआ करता था, जैसे सीएसटी, वैट, ऑक्ट्रो, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। थोड़ा सा हम प्री जीएसटी सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि प्री जीएसटी सिनेरियो पे अगर हम बात करते हैं तो ये पता लगेगा कि इंडिया में जीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इंडिया में जीएसटी को लेकर आए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा प्री जीएसटी सिनेरियो पे बात करें तो
देखिए बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे। देखिए टैक्स लग रहा है, लगा करता था जीएसटी आने से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगा करता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। पावर टू लेवी, लेवी करने की पावर होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और हु इज लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करता था मैन्युफैक्चरर। एक होता था हमारा सर्विस टैक्स, टैक्सेबल इवेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस देने पे लगा करता था। पावर टू लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट, और हु इज लाइबल टू पे सर्विस प्रोवाइडर। एक होता था हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स, टैक्सेबल इवेंट, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल बिका करता था। पावर टू लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हु इज लायबल टू पे गवर्नमेंट डीलर। एक लगा करता था हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, और ये लगता था इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे ना, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगा करता था। पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट और डीलर, हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट डीलर। तीसरा एक ऑक्ट्रॉय लगा करता था, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स पर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स पे लगा करता था। स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी और गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी डीलर के पास। और लगा करता था कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लेवी करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करने के लिए कौन लायबल, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। तो अब अगर हम थोड़ा सा प्री जीएसटी सिनेरियो की बात करें, इंडिया में जीएसटी आने से पहले, ये वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आने से पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा करते थे। मतलब ये तो कुछ नाम है, इनके अलावा और भी तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे। और सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसको बेयर करना होता है, कंज्यूमर को, क्योंकि टैक्स की लेवी किसी और पे होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगी मैन्युफैक्चरर पर, लेकिन मैन्युफैक्चरर ये गवर्नमेंट को पे करेगा, एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, लेकिन बर्डन किस पे डाल देगा,
हम पे डाल देगा। वो बनाएगा कोई चीज 100 रुपए की, अगर उसको मान लीजिए अगर 12 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रख देगा, 112 रुपए। हमसे 112 रुपए लेगा, 100 रुपए अपनी पॉकेट में डालेगा और 12 रुपए गवर्नमेंट को देगा। नाम के लिए उसने इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दिया, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया, हमारे पे आया, एंड कंज्यूमर पे आया। अब आप सोच के देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में हुआ करते थे कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपने चाय यूज की, आपने बाल्टी यूज की, आपने जग यूज किया, आपने मसाले यूज किए, आपने किचन इक्विपमेंट यूज किए, आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज किए, वॉट एवर इट इज, आपने बहुत सारे सामान सुबह उठने से रात को सोने तक आपने यूज किया। हर चीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन है और अल्टीमेटली वो कौन बेयर कर रहा है, हम बेयर कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं हमारा कितना खर्चा हुआ, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि कितना पैसा हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पे सरकार को दे दिया। ये कोई क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी क्योंकि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुआ करते थे और हालत कुछ इस तरीके की कि जैसे मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी भी लग रही, एक ही चीज पे एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, सीएसटी भी लग रहा है, वेट भी लग रहा है, ऑक्ट्रॉय भी लग रही है। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे मिस्टर बबलू हैं, बबलू बड़े भोले हैं, बड़े मासूम हैं। इनका एक टोटका है, टोटका समझते, थोड़े कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, यही वाला पेन एग्जाम में ले जाना है, यही वाला कलर पहन के जाना है, ऐसा सुपरस्टिशन होता है सब में कुछ ना कुछ। ठीक, कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, बट होता तो है। तो बबलू के पास भी एक टोटका है। बबलू क्या करते हैं, हर साल न्यू ईयर पे, हर साल के पहले दिन एक नई बाल्टी खरीद के लेके आते हैं और उस बाल्टी से नहाते हैं। ये बबलू का टोटका है। अब ये जो हमारे बबलू हैं, अगेन आ गया 1 जनवरी 2021 और बबलू गए पड़ोस के शर्मा जी की दुकान पे, शर्मा जनरल स्टोर पे, सुबह सुबह 1 जनवरी को, और शर्मा अंकल से बोले कि शर्मा अंकल, शर्मा अंकल, ये ना एक बढ़िया सी ब्रांडेड बाल्टी दे दो, जनरल स्टोर। शर्मा अंकल एक बढ़िया सी ब्रांडेड बाल्टी दे दो। तो शर्मा अंकल ने बोला कौन सी दे दूं बबलू बेटा, तो बोले कि सेलो की बाल्टी दे दो, बढ़िया वाली। अरे बबलू जी, सेलो की बढ़िया वाली बाल्टी दे दो। बोले कितने की, बोले 375 रुपए अप्रोक्स, ऐसा रेट बताया शर्मा जी ने, 375 रुपए की। अगेन बबलू शुरू हो गए, बोले मजाक लगा के रखा, एक बाल्टी दे रहे हो 375 रुपए की, इतनी महंगी कोई बाल्टी होती है क्या अंकल, आपने तो लूट मचा रखी है, पूरे मोहल्ले वाले आपकी दुकान पे आते हैं तो बस आप तो मन मर्जी की प्राइस। शर्मा अंकल ने बबलू को समझाया कि बेटा ये मैं नहीं कर रहा कुछ भी, ये मैंने नहीं किया कुछ भी, ये तो प्राइस तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते इतनी हो जाती है बाल्टी की। बबलू ने बोला ऐसे कैसे हो जाती है, तो बोल देख बेटा, ये एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर अपना सामान देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर के बाद ये हमारे बेचारे बबलू। मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आया उसने किस पे शिफ्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर पे, होलसेलर ने रिटेलर पे, और अल्टीमेटली रिटेलर ने किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। तो बोले मैन्युफैक्चरर से ये तुम्हारे तक आते आते ना ये बाल्टी की प्राइस ना 100 रुपए से 375 रुपए हो जाती है। बबलू को फिर गुस्सा आ गया, बबलू हो गए अगेन आग बबूला, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है हमारे बबलू, तो फिर गुस्सा आ गया और ये पहुंच गए, ये पहुंच गए हमारे पीएम साहब के पास।
और बोले कि प्रधानमंत्री जी आपने तो बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मैंने तो ये अच्छे दिन के लिए आपको वोट किया, ना कोई अच्छे दिन आए ना कुछ हुआ, ये तो बिल्कुल देखो ये बाल्टी 375 रुपए की हो गई, और इसी तरीके से हर चीज पे इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, मैंने इसलिए तो आपको वोट नहीं किया था। तो बबलू को बड़ा गुस्सा आ रहा था, शर्मा जी देखे जा रहे थे बबलू को, तो बबलू ने तो बिल्कुल शिकायत कर दी कि नहीं मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता, ये ना सब गलत है, आप ना कुछ समस्या का समाधान निकालो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला डन, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बबलू इसके लिए तुम्हें एक दवाई खानी होगी। थोड़ी कड़वी और थोड़ी महंगी। थोड़ी कड़वी थोड़ी महंगी, तुम्हें एक दवाई खानी पड़ेगी, थोड़ी कड़वी थोड़ी महंगी। बोले इससे महंगाई कम हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। बोलो खाओगे? तो बबलू ने बोला हाँ हाँ खाऊंगा, डन, बिल्कुल हो जाएगी, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो खाऊंगा, पर है कौन सी दवाई? ने बोला कि ये दवाई का नाम है जीएसटी। थोड़ी कड़वी थोड़ी महंगी, शुरू में अटपटी लगेगी लेकिन खाते खाते आदत हो जाएगी और इससे महंगाई कम हो जाएगी। बबलू को लगा यार ये तो सही बात है, अगर ये जीएसटी के नाम से महंगाई कम होती है तो फिर चलेगा, हमको तो कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसी कड़वी दवाई खा लेंगे, कोई भी समस्या नहीं है। तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे बेसिक पर्पस था वो ये था कि इंडिया में जीएसटी आने से पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता था। और इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स से बोला कि इससे क्या ये इतने सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे? बोले नहीं लगेंगे, अब केवल एक ही टैक्स लगेगा, और वो कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जिस पे टैक्स लगा उसको भी पता है, जिसने बर्डन बेयर किया उसको भी पता है कि मेरे ऊपर ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं वो कौन से हैं? जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले इंडिया में कंज्यूमर की हालत कैसी हुआ करती थी? बिल्कुल ऐसी जैसे मान लीजिए एक बाइक सवार है, बबलू का ही एग्जांपल लेते हैं, बबलू है बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, नई नई बाइक मिली है, बहुत सारे स्टंट मार रहे हैं सड़क पे, और जाके बाइक घुसा दी अंदर। अब जैसे ही बाइक भिड़ेगी पिटाई किसकी होगी? बबलू की। और आपने देखा इंडिया में बड़ा सिस्टम होता है, लोग रोड पे जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि ये कुछ क्योस हो रहा है, ये ना कुछ तो किसी को मार पिटाई पड़ रही है, तुरंत अपनी बाइक और कार वहीं पार्क कर देंगे, आ जाएंगे वहीं पे बिल्कुल उस माहौल में, उसी सीन पे, और दो दो हाथ वो भी साथ में लगा लेते हैं। तो कंज्यूमर की हालत जीएसटी आने से पहले बिल्कुल ऐसी ही थी, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का चाटा इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, खूब सारे पड़ते थे, लेकिन पता नहीं लगता था कौन सा मारा, किसने मारा, कितनी जोर से मारा। इसीलिए बोले अब आर पार की लड़ाई होगी, अब इधर उधर से बहुत सारे चाटे नहीं पड़ेंगे, एक ही चाटा पड़ेगा, और वो कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। दिस इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स। तो इंडिया में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बर्डन को खत्म करके एक टैक्स को, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? बोला कि इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके अब हम क्या लेके आएंगे? एक टैक्स, एक टैक्स, और एक टैक्स का नाम क्या होगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड कितने टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया? 17 मल्टीपल टैक्सेस को खत्म किया गया। ये तो कुछ नाम है,
17 मल्टीपल टैक्सेस को सब्ज्यूम करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और एक बात, ये कस्टम ड्यूटी को देखिए मैंने स्ट्राइक आउट नहीं किया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी आज भी एग्जिस्ट करती है। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं किया गया है। 17 टैक्सेस को खत्म करके इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बोले कि अब पर ये लगेगा कब? पहले तो कोई टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगता था, कोई इंटर स्टेट सेल पे लगता था, कोई इंट्रा स्टेट सेल पे लगता था। ये कब लगेगा? बोले ये लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई इंटर स्टेट सेल, कोई इंट्रा स्टेट सेल नहीं। अब एक ही शब्द है, जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो या दोनों की सप्लाई हो। ठीक है, पर लगाएगा कौन? सेंट्रल या स्टेट? मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास। कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। दिस इज कॉल्ड ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लगाएगी, सेंट्रल भी जीएसटी लगाएगी, स्टेट भी जीएसटी लगाएगी। सेंट्रल भी जीएसटी का कानून बनाएगी, स्टेट भी जीएसटी का कानून बनाएगी, दोनों मिलके बनाएंगे। तो गवर्नमेंट को कौन देगा? अब तो कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर या डीलर जैसा कंसेप्ट तो है ही नहीं। गवर्नमेंट को पे करेगा सप्लाई पे करेगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सप्लाई पे लगेगा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलके लगाएंगी और गवर्नमेंट को सप्लायर टैक्स पे करेगा। अगेन बर्डन किसको बेयर करना है? कस्टमर को ही बेयर करना है। बट अब बहुत सारे टैक्सेस की जगह क्लैरिटी आ गई कि इंडिया में अब क्या लगेगा? क्या लगेगा इंडिया में? अब इंडिया में अब मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं लगेंगे। अब इंडिया में लगेगा वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ए बबलू, बस बबलू बहुत खुश है हमारे, बोले अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, अब तो एक ही टैक्स लगेगा, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी तो कम होगी। हाँ भाई बिल्कुल होगी। लेकिन अगेन वही बात, इंडिया में ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम का नया टैक्सेशन लॉ लाने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट को कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन देगा, संविधान देगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर देने के लिए क्या बनाई हुई है? शेड्यूल 7 बनाई हुई है। मैंने बोला कि शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटी है, यूनियन लिस्ट। क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यूनियन लिस्ट में जगह दें? नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन मिलके बनाएगा और टैक्स लगाएगा? सीजी एंड एसजी बोथ। पर यूनियन लिस्ट में तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो यूनियन लिस्ट में तो जीएसटी आ नहीं सकता, यूनियन लिस्ट में तो आ नहीं सकता क्योंकि पावर दोनों के पास है। तो क्या स्टेट लिस्ट में आएगा? नहीं भाई, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आ सकता क्योंकि जीएसटी लगाने की पावर तो दोनों के पास है और स्टेट लिस्ट में तो पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो जीएसटी यूनियन लिस्ट में भी नहीं आएगा, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आएगा, तो क्या कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा? आपको लगता होगा शायद हाँ, लेकिन क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक टैक्सेशन लॉ है। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं वहां पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को साथ में पावर होती है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्सेशन लॉ में भी नहीं आ सकता। इन समस्या भाई, शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट में भी जीएसटी को नहीं ला सकते,
स्टेट लिस्ट में भी नहीं ला सकते, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं ला सकते हैं क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स तो नहीं आता है। और जब तक शेड्यूल 7 की किसी लिस्ट में जीएसटी का नाम ना आ जाए तब तक सेंट्रल एंड स्टेट तो न तो कानून बना सकती है न टैक्स लगा सकती है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 246 में क्या लिखा था, इंडिया में किसी भी कानून को बनाने और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल के पास है और स्टेट के पास है। ये पावर उन्हें कहां से मिलेगी, शेड्यूल 7 से मिलेगी। तो इंडिया में जीएसटी को से रिलेटेड कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर भी सेंट्रल और स्टेट को कहां से मिले, शेड्यूल 7 से मिले। लेकिन शेड्यूल 7 में तो न यूनियन लिस्ट में हम उसे रख सकते हैं, न स्टेट लिस्ट में, न कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में क्यों नहीं, क्योंकि यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर केवल सेंट्रल के पास होती है, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट के पास होती है। तो लेकिन जीएसटी तो दोनों बना रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड कानून। कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉ नहीं। अब हो गई समस्या, ये तो अगेन समस्या क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम। क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए। किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, हम एम्पावर करना चाहते हैं किसको, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को, टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ जीएसटी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देना चाहते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल बाय शेड्यूल 7। अब क्या करें, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देगा तब तक तो इंडिया में कोई कानून लाया ही नहीं जा सकता, टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया गया, अब जीएसटी तो लाना था, तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज था कि इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जीएसटी को लॉन्च करने के लिए संविधान में बदलाव किए गए बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय संविधान में 3 बड़े चेंज आए। क्या 3 बड़े चेंज आए, पहला, संविधान में 3 बड़े बदलाव आए, एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स, और एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। ठीक, संविधान में बदलाव करने की जरूरत थी क्योंकि शेड्यूल 7 में जीएसटी कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था, न तो यूनियन लिस्ट में, न स्टेट लिस्ट में, न कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इंडिया में जीएसटी को लॉन्च करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेके आया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, 246A। ये 246A का काम क्या था, इसने एम्पावर किया टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के लिए और उस कानून के तहत टैक्स लगाने के लिए। आर्टिकल 246A ये मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जो जीएसटी है ये क्या है, इट इज अ, आपने भी कहीं ये शब्द सुना होगा, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये भारत में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसको लाने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना पड़ा और आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या है ये आर्टिकल 246A, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या है आर्टिकल 246। इसको बात करने से पहले
तीन बड़े बदलाव जो थे उनमें डिलीशन ऑफ पावर्स क्या था? डिलीशन ऑफ पावर था रिमूवल ऑफ 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जहां पे यूनियन लिस्ट में शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट में सर्विस टैक्स लिखा हुआ था या सीएसटी लिखा हुआ था या स्टेट लिस्ट में वेट लिखा हुआ था, उनको डिलीट कर दिया गया। नाउ दे दीज टैक्स लॉज आर नो मोर इफेक्टिव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पावर को डिलीट किया गया, कुछ सेंट्रल की पावर्स को डिलीट किया गया शेड्यूल 7 से और कुछ स्टेट की पावर्स को डिलीट किया गया। क्लैरिफिकेशन दिया गया, कुछ चीजें सम प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, कुछ प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। वो क्या हैं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आर्टिकल 246 ए को समझेंगे। ये आर्टिकल 246 ए क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये आर्टिकल 246 ए जो है ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कारण इंपैक्ट में आया। और क्या बताता है आर्टिकल 246 ए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहली बात, आर्टिकल 246 ए ये कहता है कि इट एम्पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी आर्टिकल 246 ए सेंट्रल एंड स्टेट को एम्पावर करता है कि वो जीएसटी से रिलेटेड कानून बना भी सकती है और उस कानून के तहत टैक्स लगा भी सकती है। और क्या काम किया आर्टिकल 246 ए ने? इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट to levy GST on interstate supply of goods and टैक्स। आर्टिकल 246 ए कहता है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य अगर सप्लाई हुई, तो जीएसटी लेवी करने की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है? सेंट्रल के पास। अब देखिए, आप पहले और दूसरे पॉइंट को देखिए, आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा। पहला पॉइंट कहता है कि जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है, लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर इंटर स्टेट सेल का केस हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई का केस हुआ, तो एक्सक्लूसिव पावर हम किसको देंगे? सेंटर को देंगे। एक तरफ आप कहते हो दोनों को देंगे, दूसरी तरफ कहते हो कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो सेंट्रल को देंगे। ये क्या चक्कर है? इस चक्कर को समझने के लिए हम कुछ डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि क्यों ऐसा आर्टिकल 246 ए ने कहा। अगर मैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दो तरीके की सप्लाई हो सकती है, या कहते हैं तीन तरीके की सप्लाई हो सकती है।
पहली, इंट्रा स्टेट, दूसरी इंटर स्टेट, इंटरनेशनल सप्लाई। इंटरनेशनल सप्लाई को रेगुलेट करता है कस्टम लॉ, और इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई को रेगुलेट करता है जीएसटी लॉ। तो यहां पर हम बात करेंगे अभी केवल इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई। क्या मतलब होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई का और क्या मतलब होता है इंटर स्टेट सप्लाई का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। When location of supplier and the place of supply are in same state or union territory, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो या दोनों यूनियन टेरिटरी में हो, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हो, तो हम उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, एक बार पहले नोट कर लेते हैं। व्हेन लोकेशन ऑफ supplier and place of supply are not in same state or territory. Now, what is the meaning of location of supplier? Location of supplier का मतलब where supplier of goods or
services is registered means स्टेट और यूटी, वो स्टेट या यूटी जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड है वही उसकी लोकेशन है। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सप्लाई इज deemed to be concluded, जहां पर सप्लाई डीम्ड टू बी कंक्लूडेड मानी जाती है, मतलब वो जगह जहां सप्लाई कंक्लूड मान ली जाती है, चाहे वो हुई हो या नहीं हुई हो। कंक्लूड मतलब ऐसा मानिए जहां सप्लाई कंप्लीट मान ली जाती है, मतलब वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पे सप्लाई कंप्लीट मान ली जाती है वो जगह कहलाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ अब अगर मैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं बोलूंगी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी अभी इंडिया में 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 9 यूनियन टेरिटरीज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, 2 और 7। 2 यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी। ये दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें जीएसटी लॉ स्टेट का दर्जा देता है। यानी इंडिया में टोटल कितने स्टेट हो गए? 30। 28 स्टेट तो हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज, ये पौंडीचेरियन दिल्ली को भी क्या दर्जा दिया गया? स्टेट का दर्जा। तो 30 स्टेट हो गए और 7 हमारी हो गई यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे कि मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, इस बात को मैं कैसे जानूंगी और क्यों जानना जरूरी है कि मेरी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, ये क्यों जानना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी की लेवेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि की गई सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मेरी सप्लाई 2 तरीके की है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो वो सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। बात करते हैं इसके बारे में हम। देखिए हमने ऊपर क्या लिखा कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हम किसे कहेंगे? जब मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, मतलब जिस स्टेट में मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है और अगर मेरी सप्लाई भी उसी स्टेट में कंप्लीट मान ली जाती है
मान ली जाती है, हुई है या नहीं हुई है, मान ली जाती है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर है जयपुर में और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, मेरी सप्लाई कंप्लीट हुई है अजमेर में। अभी कैसे आपको पता चलेगा कि सप्लाई कहां कंप्लीट हुई है, इसके लिए देयर इज अ सेपरेट प्रोविजंस बने हुए हैं, डिटेल में एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। अभी केवल हम इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो मैं आपको ये लोकेशन लिख के दे रही हूं कि मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है अजमेर में और मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर है जयपुर में। दोनों सेम स्टेट है या नहीं है, बोथ आर इन सेम स्टेट और नॉट, दोनों सेम स्टेट में है, दोनों ही कहां हैं, राजस्थान में। हमने क्या पढ़ा था कि मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो, दोनों सेम स्टेट में हो, तो मैं इसे कहूंगी इंट्रा स्टेट सप्लाई, मैं इसे कहूंगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी अगर मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर भोपाल में हो और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई ग्वालियर में हो, तो दोनों कहां हैं, एमपी में, और मैं इसे कहूंगी इंट्रा स्टेट। अगर मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर चांदनी चौक हो और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कनॉट प्लेस हो, तो दोनों कहां हैं, दिल्ली में। और दिल्ली क्या है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट है, तो हम इसे कहेंगे ये मेरी क्या है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, है ना, जब भी क्या होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और टीजीएसटी। यानी अगर मैं एक एग्जांपल और आपको देती हूं कि अगर मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर अंडमान में है और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई निकोबार में है, सेम यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार इज द सेम यूनियन टेरिटरी, तो मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही यूनियन टेरिटरी में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, अंडमान एंड निकोबार में, तो मैं इसे कहूंगी इंट्रा यूटी, इंट्रा यूटी। तो एक ही यूनियन टेरिटरी हो, एक ही स्टेट हो, तो हम उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी, इंट्रा यूनियन टेरिटरी। इंट्रा मतलब अंदर, सेम। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। नाउ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तीन तरीके के जीएसटी हो गए, तीन तरीके के जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब इंडिया में हम जीएसटी लॉ की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में जीएसटी लॉ के
कितने कंपोनेंट हमारे सामने आएंगे, कितने कंपोनेंट हमारे सामने आएंगे? एक आएगा। जीएसटी लॉ में कितने तरीके के जीएसटी लग सकते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये अभी तक हमने पढ़ा। एक अभी हमारा आएगा आईजीएसटी और आएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो मेरा कौन सा जीएसटी लगेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब इसका रेशो होता है 1:1। 1:1 का मतलब अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी की रेट 12% हुई, अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी की रेट 12% हुई तो सीजीएसटी होगा 6% और एसजीएसटी भी होगा 6% या यूटीजीएसटी भी होगा 6%। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। सीजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड बाय, सीजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब आप देखिए, अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, यानी मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हुआ, जैसे मान लीजिए राजस्थान में हुआ, तो उस पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवी और कलेक्ट करेगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट लेवी एंड कलेक्ट करेगी, दोनों आधा आधा। अगर जीएसटी की रेट है 12% तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी, आधा जीएसटी सेंट्रल के पास, आधा जीएसटी स्टेट के पास। आधा जीएसटी सेंट्रल लेवी एंड कलेक्ट करेगा, आधा जीएसटी स्टेट लेवी एंड कलेक्ट करेगा। देखिए, कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रिडिक्शन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी। और जस्ट अ मिनट, इसीलिए इसीलिए इसे कहते हैं ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। अगर सप्लाई हुई तो आर्टिकल 246A ने एम्पावर किया था सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को कि आप अपने जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाओगे और टैक्स लगाओगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट बनाएगी और उसके तहत टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी एक्ट बनाएगी और उसके तहत टैक्स लगाएगी। और यूनियन टेरिटरीज के लिए बना हुआ है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दिस इज कॉल्ड ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। अब और थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी 2 मिनट के बाद। अगर तो मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हुई, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हुआ कि मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर हुआ पंजाब में और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई, मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है पंजाब में और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है राजस्थान। तो ये कैसी सप्लाई हुई? इंटर स्टेट। मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर है अंडमान एंड निकोबार में और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है चेन्नई में, तो ये भी कैसी हुई? इंटर स्टेट। यानी एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इसे भी क्या कहेंगे? इंटर स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरे स्टेट में अगर गुड्स सप्लाई हुए या सर्विसेज सप्लाई हुई तो हम इसे कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई।
इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो। और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है IGST। नाउ व्हाट इज IGST? IGST stands for integrated goods and service। इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवी एंड कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट हाफ ऑफ GST shall be reimbursed to a डेस्टिनेशन स्टेट। लेकिन आधा जीएसटी डेस्टिनेशन स्टेट को दे दिया जाएगा। डेस्टिनेशन स्टेट को दे दिया जाएगा, इसका मतलब अभी केवल हम ये समझेंगे कि आईजीएसटी सेंट्रल लेवी करेगी, सेंट्रल कलेक्ट करेगी, लेकिन आधा किसको दे देगी? स्टेट को दे देगी। इसका मतलब अभी ऊपर आर्टिकल 246A में देखिए हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 246A कहता है कि इट एम्पावर्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। आर्टिकल 246A इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। और यही बात मैंने यहां लिखी कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट करके आधा स्टेट को दे देगी। ठीक है, देखिए दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या फर्क है? इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में पूरा का पूरा जो टैक्स है वो सेंट्रल लेती है और आधा स्टेट को देती है। जबकि इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आप देखिए क्या है, स्टेट अपना लेगी, सेंट्रल अपना लेगी। स्टेट अपना लेवी और कलेक्ट करेगी, सेंट्रल अपना लेवी और कलेक्ट करेगी। यहां पे दोनों अपना अपना करते हैं। यहां पर सेंट्रल पूरा लेती है और आधा स्टेट को दे देती है। बात एक ही है, करने का तरीका दूसरा है। इसीलिए यहां पर भी है तो ड्यूअल जीएसटी सिस्टम ही, लेकिन तरीका अलग है। अब देखिए, अब आपको आर्टिकल 246A की दोनों बातों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब देखिए क्यों कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगा। जीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवी करेंगी और कलेक्ट करेंगी, दोनों कानून बनाएंगी। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल एंड स्टेट अपना अपना जीएसटी लेवी करेंगी और कलेक्ट करेंगी। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सारी जिम्मेदारी सेंट्रल के कंधों पर है। सेंट्रल जीएसटी को लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी और आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे देगी। अभी क्या कंसेप्ट है डेस्टिनेशन स्टेट का, इसके लिए एक और बात, हमारा जीएसटी है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जब मैं कहती हूं जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, इसका मतलब यह है कि जहां गुड्स जहां सप्लाई
जाएगी वहां टैक्स भी जाएगा। जहां सप्लाई जाएगी वहां टैक्स भी जाएगा मतलब क्या? अगर मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब है, यानी मेरा सप्लायर पंजाब में रजिस्टर्ड है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां सप्लाई डीम्ड टू बी कंक्लूडेड है या जहां सप्लाई कंप्लीट हुई। अगर सप्लाई राजस्थान में कंप्लीट हुई तो सप्लाई कहां गई? राजस्थान में गई। गुड्स कहां गए? राजस्थान में गए। तो फिर ये कैसी सप्लाई हुई? इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य। और इंटर स्टेट पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। और हाफ ऑफ आईजीएसटी शेल गो टू राजस्थान गवर्नमेंट। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी, लेकिन आधा किसे दे देगी? डेस्टिनेशन स्टेट को। रूल क्या है? जहां जहां सप्लाई जाएगी वहां वहां टैक्स भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जहां सप्लाई डेस्टाइंड होगी वहां टैक्स भी डेस्टाइंड होगा। जहां सप्लाई कंज्यूम होगी उसी गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। तो यहां सप्लाई कहां कंज्यूम या कंप्लीट हो रही है? राजस्थान में। तो जीएसटी, आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी किसे चला जाएगा? राजस्थान को चला जाएगा। अब देखिए, पूरे जीएसटी सिस्टम में आधा आधा ही है। फर्क बस इतना है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल एंड स्टेट अपना अपना लेवी करके कलेक्ट करती है, बट इंटर स्टेट सप्लाई के केस में पूरा सेंट्रल लेवी करती है और आधा कंज्यूमिंग स्टेट को दे देती है, आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे देती है। तो ये एक हमारा, इसीलिए हम जीएसटी को इंडिया में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम कहते हैं, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो और ये जो मैंने यहां पर देखिए आपको जीएसटी लॉ के नीचे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कहां सीजीएसटी लगेगा, कहां एसजीएसटी, कहां यूटीजीएसटी। अगर इंट्रा यूटी का केस हुआ तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लग जाएगा। अगर अंडमान एंड निकोबार, अंडमान से सप्लाई निकोबार में गई तो इंट्रा यूटी सीजीएसटी के साथ लग जाएगा यूटीजीएसटी। अगर राजस्थान का केस है तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर लेवी हुआ तो फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ हाथ पकड़ेगा या तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ये जीएसटी लॉ के कंपोनेंट हैं। ठीक है। एस सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? सीजीएसटी एक्ट। जब तक मैं कुछ अदरवाइज न कह दूं, हर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा। हर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा। ये बाकी सब एक्ट सीजीएसटी एक्ट की रेप्लिका है। अगर हमने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो वही प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट में भी लिखे हैं और यूटीजीएसटी एक्ट में भी लिखे हैं। थोड़ा बहुत हमको आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट क्या होता है, जिस समय इसका रिलेवेंस आएगा आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या है ये। अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। और आज के लिए एक चीज और, स्लैब रेट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है। स्लैब रेट्स ऑफ जीएसटी, स्लैब रेट्स ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करूं तो इंडिया में एट प्रेजेंट 5 तरीके की जीएसटी रेट चल रही हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी अगर सीजीएसटी की बात करूं तो 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, यूटीजीएसटी 2.5%। ठीक है। और आईजीएसटी 5%, क्योंकि आईजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस
एसजीएसटी। इसी तरह आपको कोई पूछे कि सीजीएसटी की रेट 6% है, तो ऑटोमेटिकली एसजीएसटी की रेट भी क्या हो गई 6%, और यूटीजीएसटी की रेट भी क्या हो गई 6%, और आईजीएसटी की रेट क्या हो गई 12%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट का कॉम्बिनेशन है आईजीएसटी। ओके, तो ये 5 स्लैब रेट एट प्रेजेंट इंडिया में है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी प्रोडक्ट पे 40% भी जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल इंडिया में जो मैक्सिमम रेट नोटिफाई की हुई है गवर्नमेंट ने, वो की हुई है 28%। 28% से ज्यादा जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे नहीं है, मैक्सिमम रेट है 28%। तो ये जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं जो एट प्रेजेंट इंडिया में प्रिस्क्राइब हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी की रेट याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के साथ जीएसटी की रेट गिवन होगी, तो यू रेस्ट अश्योर अबाउट इट, जीएसटी की रेट गिवन होगी, उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जीएसटी की रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। बस ध्यान क्या रखना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1:1 का रेशो होता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट को जोड़ देंगे या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की रेट को जोड़ देंगे तो आपके सामने आईजीएसटी की रेट निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये हमने एक बेसिक थीम पढ़ी है जीएसटी की, कि क्या जीएसटी बोलता है, टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है। ठीक है, और एक बात और, जब मैं ये कहती हूं कि आर्टिकल 246A ने एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और जीएसटी लॉ को इनेक्ट करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ पावर। जो पुराने टैक्सेस को हटाया गया, 17 मल्टीपल टैक्सेस को हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, दिस इज ऑल डिलीशन ऑफ पावर्स। और क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर, क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया, आर्टिकल 246A ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी शैल बी लेविड फ्रॉम सच डेट as notified by government on recommendation of जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तभी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लेवी होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया, इसीलिए कहा जाता है कि यही 3 बड़े बदलाव, एडिशन ऑफ पावर, डिलीशन ऑफ पावर एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में और भी कुछ और चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। दिस इज अ बेसिक थीम कि क्यों जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम है। वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम के बारे में 2 लाइन और बताती हूं मैं आपको, कि जब मैं कहती हूं कि जीएसटी इज अ वन नेशन वन टैक्स, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाइए, अगर राजस्थान में किसी प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी रेट है तो गुजरात में भी वही है, पंजाब में भी वही है, दिल्ली में भी वही है और अंडमान एंड निकोबार में भी वही है। कोई टैक्स बेसिस के ऊपर कोई डिफरेंशिएशन स्टेट में नहीं है,
क्योंकि जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट साथ मिलके काम करते हैं, इसीलिए इसे वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। और इसको लाने के लिए क्योंकि संविधान में बदलाव किया गया, इसीलिए इसे बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप इसे पढ़ें, एक बार रीड करें, ठीक। जितना ये मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताया है वो सब पॉइंट्स टू बी नोटेड है, आप उसे नोट कर लें, हर टेबल को, हर कंटेंट को, और आराम से पढ़ें, पेशेंस से पढ़ें। एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ क्वेरी अगर है आपको तो आप मुझे बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।